हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज इस क्लास में हम लोग लॉ ऑफ डॉट्स पूरा कंप्लीट करेंगे। हर एक चीज़ देखेंगे, वाइकेरियस लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विद द हेल्प ऑफ सम केस लॉज। तो ऐसा नहीं है कि आपको केस लॉज के लिए कुछ अलग वीडियो रेफर करना पड़ेगा। हम सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टॉट का मीनिंग क्या होता है ना। मीनिंग क्या है, नेचर क्या है टॉट का, इस बात से हम सबसे पहले शुरू करेंगे। अगर बहुत ही बेसिक हम बात करें, बहुत ही बेसिक मीनिंग अगर हम टॉट की देखें, तो इसका मतलब है कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट किसी ने कमिट किया है जिसकी वजह से उसके ऊपर लीगल लायबिलिटी अराइज हो सकती है, मतलब जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई केस किया जा सकता है। दैट इज टॉट। टॉट एक सिविल रॉन्ग है, ठीक, और ये लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब एक लैटिन टर्म टॉटम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। टॉट, वैसे तो लॉ ऑफ टॉट्स में ऐसी कहीं कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है, लेकिन सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट में बता रखा है कि टॉट क्या होता है। सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, इट इज अ सिविल रॉन्ग, इट इज नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग है, जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस कॉज करना, वो एक सिविल रॉन्ग होगा, ठीक है। सो विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा और अगर आपने उसको ब्रीच कर दिया तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। डैमेजेस तो यहाँ पर भी देने पड़ेंगे, बट यहाँ पर जो डैमेजेस हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है ना। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब ये होता है कि सामने वाले ने, मतलब दोनों पार्टीज ने डिसाइड ही नहीं किया, नॉट डिसाइडेड द डैमेजेस। कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि टॉट में पार्टीज मिल ही पहली बार रही होती हैं, है ना। अब कोई जरूरी, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके नेबर ने पानी की टंकी खुली छोड़ दी और उससे जो है पूरे एकदम पानी भर गया हर जगह। तो अब ये क्या आप एंटिसिपेट कर सकते थे? तो क्या आप अपने नेबर से कॉन्ट्रैक्ट करके रखोगे इस चीज़ का कि कभी जो है अगर पानी तुम्हारे टंकी से नीचे गिरा तो तुम्हें इतने डैमेजेस देने होंगे? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि टॉट में जो है डैमेजेस हमेशा अनलिक्विडेटेड होते हैं, ठीक है। कोर्ट डिसाइड करती है जितना भी इंजरी हुआ है उस हिसाब से कि डैमेजेस कितने किसको मिलने चाहिए, यानी कितने, जो भी अग्रीड पर्सन है उसको कितने डैमेजेस मिलने चाहिए। सैलमन ने डेफिनेशन दी थी टॉट की, जिसमें उन्होंने बताया सिविल रॉन्ग विच हैज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, इन्होंने बस एक शब्द ऐड कर दिया, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि टॉर्ट क्या होता है। फिर विनफील्ड ने भी डेफिनेशन दी थी, टॉर्शियस लाइबिलिटी इमर्जेस फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आपकी ड्यूटी थी, अब अगर टंकी किसी ने बंद नहीं करी है, पानी की टंकी, तो ये उसकी ड्यूटी थी। आपने आलस में अगर पानी की टंकी बंद नहीं करी और पूरा ऐसे पानी भर गया है हर जगह, तो ये आपने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है। ये ड्यूटी थी आपकी कि आप अपना पानी की टंकी टाइम पर बंद करो, लेकिन आपने जो है उठ करके बंद नहीं करी, तो दैट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो टॉर्ट कुछ नहीं है। टॉर्ट की जो लाइबिलिटी अराइज होती है वो सिर्फ और सिर्फ तब अराइज होती है जब आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते हो, जो काम आपको करना चाहिए था वो आप नहीं करते हो। आप एक तरीके से इसको ओमिशन भी कह सकते हो। प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ, एक ऐसी ड्यूटी जो कि लॉ के द्वारा फिक्स करी गई थी कि आपको इसको करना है, बट यू डिडंट परफॉर्म इट। देन फ्रेजर ने भी इसकी डेफिनेशन दी, इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेंट of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party। तो injured party क्या है, कोई compensation claim कर सकती है, right of compensation होता है injured party के पास। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट definitions हैं टॉर्ट की जो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब टॉर्ट फीजर कौन होता है? तो टॉर्ट फीजर इज अ पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट। जो टॉर्ट कमिट करता है उसे हम टॉर्ट फीजर कहते हैं। टॉर्टियस एक्ट क्या होता है? इज अ रॉन्ग डूइंग। ये एक तरीके का, जैसे मान लो न्यूसेंस अगर कमिट हुआ, ठीक है, तो ये जो न्यूसेंस है इसे हम कहते हैं टॉर्टियस एक्ट। इस बेसिस पर, न्यूसेंस करने के बेसिस पर आपको जो है स्यू किया जा सकता है। आपको मतलब जिस पर्सन ने जो रॉन्ग डूअर है उसको सू किया जा सकता है। इज अ रॉन्ग डूइंग फॉर विच द पर्सन कैन बी स्यूड। प्लेंटिफ, पर्सन हु हैज बीन रॉन्ग, यानी कि जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है। एंड डिफेंडेंट इज द पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ द रॉन्ग डूइंग, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि आपने ये गलत काम किया है, आपने गलत किया है, टॉर्ट कमिट किया है।
बहुत ज़्यादा देखो टॉट प्रचलित नहीं है इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरीके के केसेस आपको अभी कभी इस तरीके के केसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे कि पानी की टंकी खुली रह गई थी उनकी तो पानी भर गया, इस तरीके के केस क्यों? क्योंकि लोग जाना नहीं चाहते हैं। जो केसेस चला करते हैं 15-15, 20-20 साल, 10-10 साल इंडिया में केसेस चलते हैं, तो इतना खर्चा एक्सपेंसिव भी है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, चीज़ें एक्सपेंसिव है। अगर किसी के ऊपर केस करना है दैट इज एक्सपेंसिव, लॉयर की फीस, कोर्ट की फीस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब में सबसे पहली बात तो टाइम ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से टॉट जो है इंडिया में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है। आप बाहर अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको टॉट ज़्यादा देखने को, टॉट के केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ इसेंशियल्स हैं टॉट के जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला क्या है? कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, या फिर कोई रॉन्गफुल नहीं, कुछ ओमिशन होना चाहिए। मतलब कोई या तो गलत एक्ट किया है या फिर ओमिशन किया, यानी कि जो आपको करना चाहिए था वही लीगल ड्यूटी, आपकी लीगल ड्यूटी थी, बट यू ब्रीच्ड इट, आपने उसको ब्रीच किया। जब हम किसी लीगल ड्यूटी को, अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने ओमिट किया है वो काम, हमने ओमिशन कमिट किया है, आपको ये करना चाहिए था पर आपने ऐसा नहीं किया। देन जैसे मान लो कोई नर्स है, ये क्रिमिनल एग्जाम्पल हो जाएगा लेकिन सिर्फ समझने के लिए समझना, अभी उसको इसमें मत लेकर के आना। कोई नर्स है, नर्स की ड्यूटी थी कि ये जो है एक पेशेंट को डेली डिनर देने की, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, या खाना देने की ड्यूटी थी नर्स की, इन्होंने ऐसा नहीं किया। या फॉर एग्जाम्पल डिनर का एग्जाम्पल ही नहीं लेते, अपन लेते हैं इंजेक्शन कह रही है, देखो इंजेक्शन का एग्जाम्पल, इनको इंजेक्शन देने की ड्यूटी थी नर्स की, बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम कहेंगे उन्होंने ओमिशन किया है अपनी ड्यूटी का। एक्ट का मतलब होता है कि कुछ कुछ किया है आपने, तब आपकी लाइबिलिटी बन रही है, लीगल लाइबिलिटी बन रही है। ओमिशन का मतलब होता है जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया है, तब आपकी कोई लीगल लाइबिलिटी बन रही है। तो ऐसे में इनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन हम क्रिमिनल में अभी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको समझाया कि ओमिशन क्या होता है। मुझे ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। ठीक है, अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट। भाई राइट वायलेट होने के लिए राइट होनी भी तो चाहिए, तो कोई लीगल राइट होनी चाहिए आपकी। देन रिजल्टिंग इन लीगल डैमेज, और कुछ ना कुछ लीगल डैमेज जरूर कॉज होना चाहिए, क्योंकि अगर डैमेज ही कॉज नहीं होगा, अब जैसे मान लीजिए उसकी टंकी बह रही थी, अगर पानी इतना बहा ही नहीं कि जगह जगह भर गया, तो कोई मतलब नहीं ना उस बात का। जब तक पानी भरेगा नहीं, जब तक पानी कहीं भरेगा नहीं तो कोई डैमेज कॉज नहीं होगा। इस वजह से लीगल डैमेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन violation of a duty to not to injure the reputation of someone else results in the tort of defamation। एक एग्जाम्पल टाइप का आप समझ सकते हो कि अगर आपने किसी की रेपुटेशन को इंजर किया है तो वहां पर डिफेमेशन का टॉर्ट कमिट होता है। और अगर वायलेशन ऑफ ड्यूटी टू नॉट टू इंटरफेयर विद द पोजेशन ऑफ लैंड ऑफ अनदर पर्सन, अब आप जो है किसी दूसरे के लैंड में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वहां पर घूम नहीं सकते क्योंकि ट्रेसपास हो जाएगा वहां पर, है ना। तो सिविल में भी आप जा सकते हो, आप क्रिमिनल में भी जा सकते हो ट्रेसपास की जब भी कभी बात आएगी। अच्छा, अब हमारे यहाँ से कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स शुरू हो गए हैं और जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। आप लॉ का कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जुडिशरी का किसी भी कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब है वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज। कोई हार्म नहीं हुआ है, किसी को कोई चोट नहीं लगी है, कोई डैमेज भी नहीं हुआ है, बट लीगल राइट वायलेट हुई है। अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट भी वायलेट हो जा रही है तो भी आप केस लेकर के आ सकते हो टॉर्ट में। इसको हम एक्शनेबल पर से कहते हैं, यानी कि कुछ हुआ नहीं कि ये एक्शनेबल है, मतलब आप इस पे केस लेकर के आ सकते हो बिना किसी लॉस के, बिना किसी हार्म के, बिना किसी डैमेज के। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट है डैमनम साइन इंजूरिया, दैट मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी टू लीगल राइट्स। अब यहाँ पर लीगल राइट जो है वो वायलेट नहीं हुई है लेकिन इंजरी कॉज हुई है। लीगल राइट वायलेट नहीं हुई है लेकिन इंजरी कॉज हुई है। देखो इसके केसेस है मेरे पास। इंजूरिया साइन डैमनम का बहुत ही लीडिंग केस है एशबी वर्सेस वाइट का। देखो यहाँ पर क्या हुआ था। अ प्लेंटिफ वाज अ क्वालिफाइड वोटर एट अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। प्लेंटिफ क्या थे? एक क्वालिफाइड वोटर थे इलेक्शन में, ठीक है, वोट वो वहां पर करने जा रहे थे, लेकिन डिफेंडेंट एक रिटर्निंग ऑफिसर थे, रॉन्गफुली रिफ्यूज टू टेक प्लेंटिव्स वोट। उन्होंने जो है प्लेंटिव का वोट लेने से मना कर दिया कि आपको हम वोट मतलब वोट नहीं देने देंगे, इन्होंने ऐसा किया।
ठीक, नो लॉस वॉज सफर्ड बाय सच रिफ्यूजल, उनको कोई हार्म हुआ क्या, कोई चोट लगी क्या, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ. बिकॉज द कैंडिडेट फॉर whom he wanted to vote won the election in spite of that. बट जिस कैंडिडेट को ये वोट करना चाह रहे थे, क्योंकि इनको यहाँ पर कोई लॉस नहीं हुआ. क्यों लॉस नहीं हुआ, क्यों हम कह रहे हैं कि कोई लॉस नहीं हुआ, इस वजह से लॉस नहीं हुआ क्योंकि जिस कैंडिडेट को ये वोट करना चाह रहे थे ही वन, वो जीत गए. तो इससे कोई फर्क तो इनको पड़ा नहीं. बट इनकी लीगल राइट वायलेट हुई है. कौन सी राइट? राइट टू वोट. आप वोट कर सकते हो, आपको इस तरीके से रोक नहीं सकता. सो द कोर्ट अप्लाइड इंजूरिया साइन डैमनम, कोर्ट ने ये लीगल मैक्सिम अप्लाई किया एज देयर वाज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, क्योंकि यहाँ पर उनकी लीगल राइट्स वायलेट हुई थी. इवन दो देयर वाज नो फिजिकल डैमेजेस डन टू द प्लेंटिफ, कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुए थे, कोई लॉस नहीं हुआ था. इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कोई लॉस भी नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि जिस बंदे को ये वोट करने जा रहे थे वो जीत गया था, तो किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं हुआ. लेकिन इनकी लीगल राइट वायलेट हुई थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने इंजूरिया साइन डैमनम को अप्लाई किया और ये कहा कि इनकी लीगल राइट वायलेट हुई है तो डैमेजेस देने पड़ेंगे. ठीक है, ये था हमारा एशबी वर्सेस वाइट का केस. एक और केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बहुत ही प्रचलित केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों केसेस आपके लिए. द पुलिस रॉन्गफुली डिटेन्ड एक्स एन एमएलए. ठीक, एक एमएलए को उन्होंने रोका जो कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के एमएलए थे, व्हाइल ही वाज गोइंग टू अटेंड द असेंबली सेशन. असेंबली का सेशन जो है वो अटेंड करने जा रहे थे. ही वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन रिक्विजिट पीरियड. जो पीरियड प्रिस्क्राइब्ड था उस पीरियड के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं पेश किया गया. रॉन्गफुली डिटेन तो कर लिया और साथ साथ मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं पेश किया गया. तो दोनों बातें गलत है. रॉन्गफुली डिटेन करना भी गलत है और मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया वो भी चीज गलत है. देयर वाज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, है ना. यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वायलेशन हुआ किसका? फंडामेंटल राइट का. फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है. सो जो कि आर्टिकल 21 में इंश्योर करी जाती है. बाय द टाइम द पेटिशन वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट पेटिशन डिसाइड करती, भीम सिंह हैड बीन रिलीज्ड बाय बट बाय वे ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ डैमेजेस अमाउंटिंग टू 50,000 वर अवॉर्डेड टू हिम फॉर द ब्रीच ऑफ हिज लीगल राइट. इनकी जो लीगल राइट उन्होंने वायलेट करी, उनको वहां असेंबली में जाने नहीं दिया, उसके लिए 50,000 रुपए तक का इनको 50,000 रुपए डैमेजेस देने पड़े जो इनकी लीगल राइट वायलेट हुई. ठीक है, तो अब समझ में आया इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब. इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब ये है कि आपको कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई डैमेज नहीं हो रहा, कोई हार्म नहीं कॉज हो रहा, कोई फिजिकल हार्म भी नहीं हो रहा है आपको, बट आपकी राइट वायलेट हो रही है, तो जिसकी वजह से आप कोर्ट में एक्शन लेकर के आप कोर्ट में स्यू करने जा सकते हो. ये था हमारा इंजूरिया साइन डैमनम. अब डैमनम साइन इंजूरिया क्या है? ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल का केस देखो. अ स्कूल मास्टर सेट अप अ राइवल स्कूल टू दैट ऑफ द प्लेंटिफ एंड, ठीक है, सिंस बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन द प्लेंटिफ हैज टू रिड्यूस. इसमें क्या हुआ था बेसिकली, एक ये स्कूल है, ये तो स्कूल तो नहीं है, एक मिनट, एक ये स्कूल है और एक ये स्कूल है, आमने सामने इन्होंने दो स्कूल खोल लिए थे. ठीक है, तो एंड सिंस जिसकी वजह से जो पहला स्कूल खुला था उसको अपनी फीस रिड्यूस करनी पड़ी. रिड्यूस देयर फीस फ्रॉम 40 पेंस टू 12 पेंस पर क्वार्टर. सोचो 40 से सीधे 12 पे आना पड़ा, क्योंकि इनकी जो दूसरा स्कूल इनके सामने खुला था उसकी फीस कम थी. 10 क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट्स फॉर द लॉसेस सफर्ड. तो यहाँ पर जो है जो डिफेंडेंट्स से उनसे पैसा मांगा गया कि ये जो डैमेजेस सफ़र किए गए हैं, ये जो हमने उन्हें डैमेजेस या जो लॉस झेला है इसकी वजह से. इट वॉज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैड नो रेमेडी फॉर द लॉसेस सफर्ड सिंस द एक्ट दो मॉरली रॉन्ग हो सकता है कि आपने भाई कंपटीशन के चलते आमने सामने आपने स्कूल खोल दिया, बट यहाँ पर कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है. क्या इसके पास राइट नहीं था स्कूल खोलने का? बिल्कुल था, वो स्कूल खोल सकता था. यहाँ पे कोई, हाँ हम ये कह सकते हैं कि मॉरली दिस इज रॉन्ग, बट ये कोई टॉट नहीं है. क्यों? क्योंकि आपका कोई खुद का तो लीगल राइट, S1 स्कूल का कोई खुद का लीगल राइट तो वायलेट नहीं हुआ है ना. कोई लॉस, जो भी कुछ वैसा लॉस हुआ है वो तो हुआ है. अब यहाँ पर हम रोक थोड़ी ना सकते हैं कि कोई बंदा स्कूल यहाँ पर आपके सामने नहीं खोल सकता. कोई नहीं खोल सकता भाई, मतलब कोई भी मतलब इस तरीके का बात आप नहीं कह सकते, कोर्ट नहीं कह सकती. तो इसी वजह से जो है ये कहते हुए कि आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, यानी कि प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, इसको कहा गया था कि यहाँ पर आपको कोई डैमेजेस वगैरह कुछ नहीं मिल सकते हैं. फिर उसके बाद एक और केस देखो,
Mayer and Company of Bradford versus Pickles. In this case, plaintiff filed a suit against the defendant. Defendant के against suit file किया for constructing a well on his own land, अपने खुद के land पे, thereby obstructing the flow of water on the plaintiff's land. जिसकी वजह से इसने जो well यहाँ पर खोद रखा था अपने घर के मतलब अपने land पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इनकी land पे पानी नहीं जा रहा था, plaintiff की land पे पानी नहीं जा रहा था, thus causing monetary loss to him as a result of scarcity of water. अब इससे इसको monetary loss हो रहा था क्योंकि पानी की कमी हो रही थी for distribution to the people catered by the organization. जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर पानी जो है लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से इनको लॉस हुआ. ठीक. The court applied the doctrine of damnum sine injuria and concluded that the plaintiff was not entitled to compensation as the defendant had not caused any wrongful loss or violation of any legal right to him. यहाँ पर कोई legal right उसकी violate नहीं करी गई, वो अपनी land पे well खोल के बैठा है, कोई legal right violate नहीं हुई और ना ही कोई wrongful loss commit हुआ है. Loss से क्या है, wrongful loss होना जरूरी है, कोई गलत loss होना जरूरी है, यहाँ पर कुछ नहीं है. क्यों, वो अपने जो है लैंड पर उसने वेल खोदा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लैंड में पानी जा रहा है नहीं जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, वो चीज आपको देखनी होगी कि आप ये किस तरीके से ठीक कर पाओगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जनरल डिफेंसेस की ओर बढ़ेंगे. जनरल डिफेंसेस भी आपके टॉट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इंपॉर्टेंट है. ठीक, जनरल डिफेंसेस, वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया, private defense, plaintiff the wrongdoer, inevitable accident, necessity, act of God, statutory authority. ये सारे हैं आपके जनरल डिफेंसेस. यानी कि जो डिफेंडेंट है वो इन सारे में से किसी भी एक चीज का डिफेंस लेकर के ये कह सकता है कि मुझे जो है इस लीगल लाइबिलिटी से रिहा किया जाए. ठीक, अब देखो, वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया क्या मतलब है इसका. अ प्लेयर इन अ गेम ऑफ हॉकी हैज नो राइट ऑफ एक्शन. क्यों, आप वॉलंटरली वहां पर गए. जिसने आईपीसी पढ़ी है या जिसने बीएनएस पढ़ी है उसे पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप वॉलंटरली किसी ग्राउंड में या आप वॉलंटरली क्रिकेट देखने जब आप जाते हो आईपीएल वगैरह, अब वहां पर अगर कोहली ने कुछ बैट अपना घुमाया और अगर उसमें से आपको चोट लग गई उस बॉल से, तो आप कोहली पे केस नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो, इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि आप वॉलंटरली आप वहां पर गए थे, आपने रिस्क लिया. पता होता है कभी कभी बॉल लग जाती है इधर उधर, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर केस कर सकते हो. यहीं पर लिखा हुआ है. क्यों, यहाँ पर बहुत, अब हाँ, जब क्योंकि कोहली भाई साहब का कोई अनलॉफुल इंटेंशन नहीं था, या इंटेंशनली वो थोड़े ना आपको ढूंढ के नहीं मैं आप ही को मारूंगा इसी को मारूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है. वो लॉफुली अपना गेम खेल रहे थे. गेम खेलने के चक्कर में, छक्का मारने के चक्कर में जो है अगर उनसे बॉल लग जाती है तो यहाँ पर कोई भी जो है इस तरीके का डिफेंस नहीं हो सकता है. ठीक है, अ प्लेयर इन अ गेम ऑफ हॉकी हैज नो राइट ऑफ एक्शन इफ ही इज हिट while the game is being lawfully played. अगर lawfully play किया जा रहा है तो यहाँ पर कोई आप वो नहीं कर सकते कि आप केस कर दोगे. बट इफ देयर इज अ डेलिबरेट इंजरी, अगर जानबूझ के किया गया कुछ है अनदर प्लेयर के द्वारा, तो डिफेंस ऑफ वॉलंटी कैन नॉट बी प्लीडेड. तब आप वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरी का डिफेंस नहीं ले सकती कि मैं तो वो तो वॉलंटरली ऐसा कर रहा था. ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर के बारे. अब यहाँ पर प्लेंटिफ की खुद की ही गलती है, यहाँ पर प्लेंटिफ की खुद की गलती है. इसको हम कह रहे हैं, एक ये लीगल मैगजिम है जो कि कई बार पूछी जाती है, एक्स सुरपी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शियो फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस. यही देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर साइन लगा हुआ है, वार्निंग, बीवेयर ऑफ डॉग्स. अंदर डॉग है घर में किसी के, तभी भी आप घुसते चले आ रहे हो. अब अगर आप इस तरीके से बिना बेल दबाए घुसते एकदम से चले आओगे तो वो ऑब्वियसली काटेगा. तो यहाँ पर गलती आपकी है. अब आप इस ऑब्वियसली आप डॉग पे केस नहीं करोगे, आप उसके मालिक पर केस करोगे कि इसको बांध के क्यों नहीं रखा ये वो. लेकिन अगर आप उस बंदे पे केस भी कर रहे हो तो डिफेंडेंट तो ये कहेगा ना यहाँ पे प्लेंटिफ की गलती थी. क्यों गलती थी, जब आप आपने वहां पे साइन देखा तो उसके बाद आप कैसे अंदर ऐसे घुसते चले आए. एटलीस्ट यू शुड हैव रंग द बेल और समथिंग. ठीक है, तो ये इस तरीके के डिफेंसेस काम करते हैं डिफेंडेंट के लिए. देखो, if the person who tries to illegally enter the other person's land and is bitten by his dog wherein notice was given, notice दिया गया ना, यहाँ पे साइन लगाया गया है कि आपको जो है डॉग है अंदर, आपको ध्यान से आना है.
एक तो आप इलीगली एंटर कर रहे हो उसके घर पे, और ऊपर से कुत्ते ने काट लिया तो फिर चले गए केस करने के लिए। देयर इज नो रेमेडी टू द पर्सन हु इज बिटन बिकॉज ही वाज रॉन्ग डूअर। वहां पे वो गलत कर रहा था, खुद उसकी गलती थी, उसकी गलती थी क्योंकि वो इलीगली एंटर कर रहा था, दैट इज ट्रेसपास कमिट कर रहा था। ठीक है, तो ये था प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का डिफेंस। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई सुनामी वगैरह आ गई, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो यहाँ पर ये सब इररेजिस्टिबल फोर्स है। ठीक है, ये आप इसके लिए नेचुरल फोर्सेस हैं, नेचुरल कैलामिटी हो जाती है तो आप इसके लिए किसी दूसरे को लाइबल नहीं कर सकते। देखो, लॉस अराइजेस आउट ऑफ वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस एंड कैलामिटीज। लॉस तो हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब ये लॉस नेचुरल फोर्सेस और नेचुरल कैलामिटी के चलते हुआ है। एक बहुत अच्छा केस है इसका, लैंडमार्क केस है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का। इस केस में क्या हुआ था, द डिफेंडेंट हैज अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स ऑन हिज लैंड। आर्टिफिशियल लेक्स थे उसके लैंड पर, डिफेंडेंट के लैंड पर। Extraordinary rain, such as had never been witnessed in the living memory, caused the banks of the lakes to burst. अब क्या हुआ कि इतनी ज्यादा बारिश हुई कि एकदम से बहुत ज्यादा पानी भर गया। एंड एस्केपिंग वाटर कैरीड अवे 4 ब्रिजेस बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ। और 4 ब्रिजेस जो है, इतना पानी था सुनामी टाइप की कि 4 ब्रिजेस जो है प्लेंटिफ के लिए डूबा। वो it was held that the plaintiff's bridges were swept by an act of God and the defendant was not liable। अब इसमें पानी इतना ज़्यादा, रेन इतनी ज़्यादा कॉज हुई, पानी इतना ज़्यादा बरसा, तो क्या इससे आप ये कह सकते हो कि नहीं डिफेंडेंट की गलती थी? डिफेंडेंट की गलती कैसे थी? ये पानी बरसना उसके हाथ में नहीं है, उसने तो कुछ किया नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर वो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकता है। जैसे हम, वो कौन सी मूवी आई थी, OMG, जिसमें वो पूरी कहानी एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज होती है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब देखो, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी, if the same could have been foreseen and avoided in spite of reasonable care on the part of the defendant। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि x का डॉग है और y का डॉग है। ये मान लो x का डॉग है, ये y का डॉग है, वो फाइटिंग। ठीक, while the y was trying to separate them, जो y जो है, ये मान लो y बंदा है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। he accidentally hit the x in his eye। इसने जो है यहाँ पर x खड़ा था, इसके आंख में मार दिया गलती से। The injury to the plaintiff was held to be the result of pure accident। ये एक एक्सीडेंट था भाई, वो तो उसको जो है इन कुत्तों को हटाने की कोशिश कर रहा था ना, वो ये थोड़ी चाह रहा था कि जो है आपको चोट लग जाए, ना ही उसका कुछ ऐसा इंटेंशन था आपको चोट पहुंचाने का। तो ऐसे में अगर कुछ भी हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप मतलब आपने इंटेंशनली ऐसा किया, नहीं। दिस इज अनएक्सपेक्टेड इंजरी। The injury to the plaintiff was held to be the result of pure accident। प्योर एक्सीडेंट हुआ है ये, फॉर विच नो एक्शन कुड लाई, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेकर के जा सकते हो। ठीक है, ये था हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट। फिर उसके बाद प्राइवेट डिफेंस। अब यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स। अब प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई बंदा लाठी यूज कर रहा है तो आप उसके सामने गन लेकर के नहीं खड़े हो सकते। प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि अगर ये लाठी यूज कर रहा है तो इसको भी लाठी ही यूज करनी पड़ेगी मारने के लिए, क्योंकि रीजनेबल फोर्स होना चाहिए, प्रोपोर्शनल फोर्स होना चाहिए। जितना सामने वाला यूज करे उतना ही यूज करो, है ना। यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन property as well as others person and property from imminent danger। अपनी प्रॉपर्टी तो आप प्राइवेट डिफेंस से बचा ही सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी खुद को, दूसरे को भी अगर आपको बचाना है या उसकी प्रॉपर्टी को बचाना है तो भी आप प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस ले सकते हो। देखो, इफ ए स्ट्राइक्स B can use his private defense to protect his body but cannot justify drawing his sword and cutting off his hand। भाई अगर A जो है, A ने ऐसे ऐसे टपली अगर उसको मारी है तो वो भाई प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, वो भी उसको मार सकता है जिस तरीके से, जितना फोर्स उसने टपली मारी तो सामने तुम भी टपली मार दो। अब टपली मारने के चक्कर में अगर तुमने तलवार निकाल करके उसका हाथ काटने की कोशिश करी और फिर ये कहो कि ये प्राइवेट डिफेंस है, तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। द फोर्स शुड नॉट बी एक्सेसिव। फोर्स एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। जितना फोर्स इधर से आया है उतना ही फोर्स इधर से भी आना चाहिए। अब यहाँ पर आप गन लेकर के, आप पिस्टल लेकर के खड़े नहीं हो सकते सामने वाले के, है ना। ये चीज है प्राइवेट डिफेंस में।
प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस डिफेंडेंट को तभी मिलता है, माइंड यू, प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस डिफेंडेंट को तभी मिलता है जब फोर्स रीजनेबल तरीके से लगाया गया हो। अगर ये वाला एग्जाम्पल के तरीके फोर्स लगाया गया है, उसको जो है उसने केवल ऐसे हाथ से मारा और तुम तलवार लेकर के खड़े हो गए, तो यहाँ पर कोई डिफेंस नहीं होगा आपके लिए, ठीक। देन मूविंग फॉर द मिस्टेक। मिस्टेक, मिस्टेक नाम से समझ में आ रहा है गलती। व्हेन अ पर्सन विलफुली इंटरफेयर्स विद द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन, इट इज नॉट डिफेंस। अगर आप विलफुली इंटरफेयर कर रहे हो जानबूझ के, तो ये कोई डिफेंस नहीं है। हाँ, अगर मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक हम उसे मानेंगे। जैसे एंटरिंग द लैंड ऑफ अनदर थिंकिंग दैट इट टू बी वंस ओन। अब जैसे मान लो कोई बंदा एकदम ही ख्यालों में गुम था और वो किसी दूसरे घर में जाकर के घुस गया, लेकिन उसका बैड इंटेंशन नहीं था, एक मिस्टेक थी कि एकदम से चलते चलते कहीं और ही हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, जोन्ड आउट होते हैं लोग, है ना। कोई अगर जोन्ड आउट बंदा है, वो अगर जाकर के किसी और के लैंड में घुस जा रहा है और उसका इंटेंशन खराब नहीं है, इल विल मैटर्स, इंटेंशन मैटर्स। अगर उसका इंटेंशन खराब नहीं है तो आप ये नहीं कहोगे कि उसने ट्रेसपास किया, ठीक है। टेकिंग अवे अनदर्स अम्ब्रेला थिंकिंग दैट टू बी वंस ओन इज, यहाँ पर नॉट होगा, इज नॉट पास टू गुड्स, ठीक है, नॉट होगा यहाँ पर भी। विलफुली अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो तो कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन अगर गलती से ऐसा हुआ है तो फिर वो एज अ डिफेंस काम आपके लिए करेगा। अब यहाँ पर आप किसी दूसरे का अम्ब्रेला लेकर गए हो, खुद का अम्ब्रेला समझ के, तो ये तो गलती हो गई ना। मान लो दोनों ही वहां पर ब्लैक अम्ब्रेलास रखे हुए थे, गलती से अगर आप उठा करके लेके गए हो तो ये ट्रेसपास टू गुड्स नहीं होगा, बिकॉज इट वॉज अ मिस्टेक, ठीक। देन टॉकिंग अबाउट नेसेसिटी। बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए आपने कोई छोटा हार्म कॉज कर दिया। कॉजिंग डैमेज टू प्रिवेंट अ ग्रेटर इविल, बड़े हार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कुछ छोटा हार्म कॉज कर दिया। दो हार्म वाज कॉज्ड इंटेंशनली, यहाँ पर आपने भले ही इंटेंशनली किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एज हाउस कॉट फायर, एक के घर में जो है आग लग गई, वेयर इज सन वाज स्लीपिंग, जिसका जो है वहां पर बेटा सोया हुआ था। बी पुल्ड डाउन एज हाउस to stop a further spread of fire in the locality of 1000 people। अब इसने क्या किया, इसने सोचा कि घर जो है पुल डाउन कर देते हैं, ठीक है। एक का घर पुल डाउन कर, अगर वो पुल डाउन कर देगा, जैसे मान लो ऐसे लगातार घर बने हुए थे कि इसके घर में मान लो आग लगी इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके के घर बने हुए, ऐसे करके सारे घर यहाँ पर बने हुए, यहाँ पर कम से कम करीब 1000 लोग रह रहे, 1000 पीपल रह रहे हैं, और यहाँ पर तो एक ही बच्चा उसका सोया हुआ था। तो इसने क्या किया, पुल डाउन टाइप का कर दिया, गिरा दिया ये घर मान लो। तो क्यों, ताकि ये फर्दर स्प्रेड ना हो, आग जो है फर्दर लोकेलिटी में पूरी स्प्रेड ना हो। दिस कॉज्ड डेथ ऑफ ए सन। ऑब्वियसली यहाँ पर ए का बेटा मर गया, यहाँ पर बी लाइबल नहीं है, बिकॉज इसने ऐसा नेसेसिटी में किया, ऐसा करना जरूरी था। अगर वो, अब यहाँ पर अगर ए कहे कि हम मतलब अगर ए उस पर केस करे, ए अगर बी पर केस करेगा, बी पर अगर वो केस करता है, तो यहाँ पर बी नेसेसिटी का डिफेंस ले सकता है। क्या लेगा, कहेगा कि बड़े हार्म को, यानी कि 1000 पीपल की मौत होने से बेटर है कि एक कोई बंदा, अगर उसमें अगर किसी एक बंदे की अगर डेथ हो जा रही है तो वो चीज है। तो यहाँ पर ग्रेटर ईवल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक लेसर हार्म कॉज किया है, उसने एक लेसर हार्म कॉज किया है। बी इज नॉट लाइबल एज ही डिड द एक्ट अंडर नेसेसिटी कॉजिंग डैमेज टू प्रिवेंट अ ग्रेटर इविल, दो हार्म वाज कॉज्ड। अब ये तो उसने इंटेंशनल किया, उसको पता था उसका बेटा अंदर सो रहा है, फिर भी उसने जो है पुल डाउन किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो वहां पर प्रिवेंट करना चाह रहा था कि आग जो है और पूरी जगह पर, पूरी लोकेलिटी में ना फैले। देन कमिंग टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब यहाँ पर एक ऐसा काम बोला गया है विच इज ऑर्डर ऑफ समवन, ठीक है, किसी की अथॉरिटी से आया, एक्ट डन अंडर अथॉरिटी। जैसे मान लो कि अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट या स्टैट्यूट इज कंप्लीट डिफेंस एंड इंजर्ड पार्टी हैज नो रेमेडी। किसी स्टैट्यूट में ऐसा लिखा है, किसी एक्ट में ऐसा लिखा है कि ऐसा करना है, सर आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो अगर वो ऐसा किया गया है और अगर उसको करने से कोई अगर हार्म कॉज हो गया है, तो जो बंदा तो डिफेंडेंट यहाँ पर क्या कर सकता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकता है। जैसे स्पार्क्स फ्रॉम इंजन ऑफ एक्स रेलवे कंपनी, स्पार्क्स वगैरह हो रहे थे, which has been authorizes to run railway set fire to wise wood on the adjoining land, ठीक है। It was held that since X had taken proper care to prevent the emission of sparks,
एक्स ने प्रॉपर केयर जो है ली थी, ये चीज प्रूव हो गई, इसने प्रॉपर केयर ली थी जिससे स्पार्क्स ना हो, एंड दे वर डूइंग नथिंग मोर देन व्हाट द स्टैट्यूट हैड ऑथराइज्ड। और वो लोग इस पर्टिकुलर चीज से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, जो स्टैट्यूट ने ऑथराइज किया है उतना ही उन्होंने काम किया, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर दे वर नॉट लाइबल। यहाँ पर वाई की जो वुड्स थी उसमें आग लग गई थी, उसी के रेलवे कंपनी के बगल में उसकी कोई वुड्स वगैरह रखी होंगी, तो वहां पर आग लग गई थी। तो यहाँ पर जब वाई ने केस किया उसके ऊपर, एग्जाम्पल जब उसने उसके ऊपर केस किया, तो यहाँ पर एक्स ने क्या डिफेंस लिया, एक्स ने ये डिफेंस लिया कि उसने प्रॉपर केयर लिया था और वो वही उतना ही कर रहा था जितना कि स्टैट्यूट ने उसे ऑथराइज कर रखा है, और इस वजह से वो लाइबल नहीं है। एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट और स्टैट्यूट, किसी एक्ट में कोई बात लिखी हुई है, किसी स्टैट्यूट में कुछ बताया गया है, इट इज अ कंप्लीट डिफेंस, पूरा डिफेंस होता है, एंड द इंजर्ड पार्टी हैज नो रेमेडी। और इंजर्ड पार्टी जो यहाँ पर वाई है उसको कोई रेमेडी नहीं मिल पाएगी यहाँ पर, क्योंकि दैट इज अ डिफेंस, और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में अगर कुछ भी हुआ है तो आप फिर कोई भी रेमेडी आप सामने वाली पार्टी से नहीं पा सकते। ये हो गए हमारे जनरल डिफेंसेस। क्या क्या पढ़ा हमने जनरल डिफेंस में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, वॉलंटरली कोई एक्ट हुआ है। प्राइवेट डिफेंस, वही स्वॉर्ड वाला एग्जाम्पल याद रखना। प्लेंटिफ यहाँ पर उसकी गलती खुद थी, गलती खुद थी, जो हमने डॉग वाला एग्जाम्पल देखा। इनएविटेबल एक्सीडेंट, कुछ ऐसा जो आप अनएक्सपेक्टेड है, डॉग्स को रोकते रोकते अगर गलती से किसी को कुछ हार्म वगैरह कॉज हो गया तो ये अनएक्सपेक्टेड था, आपको इंटेंशनली नहीं मारा गया। दूसरी बात, टू नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ग्रेटर इविल, एक्ट ऑफ गॉड, सुनामी या अर्थक्वेक। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई एक्ट या स्टैट्यूट में कुछ बताया गया है, कुछ ऑथराइज किया गया, ऑथराइजेशन आप इसे लिख सकते हो, सो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, जितना उसमें बताया गया आप उतना ही अगर कर रहे हो तो दैट इज अ कंप्लीट डिफेंस। ठीक है, तो ये पीडीएफ टेंशन मत लो, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक टाइप की टॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के टॉर्ट्स होते हैं। क्या? नेग्लिजेंस, नर्वस शॉक, डिफमेशन, ट्रेसपास, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब समझो आपने आधा टॉर्ट कंप्लीट कर लिया, आधा लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपने कंप्लीट कर लिया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्पेसिफिक टॉर्ट में नेग्लिजेंस आता है, नर्वस शॉक आता है, डिफमेशन आता है, ट्रेसपास आता है, असॉल्ट आता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आता है। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मीनिंग डूइंग ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा किया विच ए रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन, यानी कि एक आम इंसान इस तरीके का काम नहीं करेगा जो आपने किया, और द फेलियर टू डू समथिंग, या फिर आपने कुछ ऐसा नहीं किया विच ए रीजनेबल पर्सन वुड डू, कि एक आम इंसान रीजनेबल ठीक ठाक जिसके पास दिमाग है वो इंसान ऐसा करता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पहले बात क्या कि एक नॉर्मल इंसान वो ये काम ना करता, और दूसरी बात क्या कि आपने वो काम नहीं किया जो एक नॉर्मल इंसान करता, तो ये दोनों ही चीजें नेग्लिजेंस में फॉल करेगी। एसेंशियल्स क्या है नेग्लिजेंस कॉज करने के लिए? डिफेंडेंट का ड्यूटी होना चाहिए था केयर करने का, डिफेंडेंट का ड्यूटी होना चाहिए केयर करने का, अगर उसके पास ड्यूटी थी वो पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखने की, और अगर उसने नहीं रखा, नेग्लिजेंस। मतलब ये तीनों जो है इसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए, किसी एक का होने से काम नहीं चलेगा, तीनों फुलफिल होने चाहिए। देयर वाज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और ये जो ड्यूटी थी इसकी, इसने ब्रीच की है अपनी ड्यूटी, अपना ध्यान नहीं रखा, मतलब जो ध्यान जिस चीज का रखना चाहिए था वो नहीं रखा, और हार्म सफर्ड वर कॉस्ट, जो भी जो है हार्म वगैरह हुआ है। ठीक है, अब नेग्लिजेंस में एक डॉक्ट्रिन आती है रेस इप्सा लोक्यूटर की, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी कि सामने देखने से ही दिख रहा है कि नेग्लिजेंस कॉज हुई है। जैसे चंक ऑफ ग्लास फाउंड इन कैंड स्पिनच, कैंड स्पिनच का मतलब है वो जो प्रिजर्वेटिव्स वाले खाना आता है ना, जो पैक्ड फूड होता है, जैसे आप पैक्ड फूड कह सकते हो। चंक ऑफ ग्लास इसमें जो है वो ग्लास मतलब कि शीशा, वो चीज अगर इसमें पाई गई है तो आप सामने से पता चल रहा है कि ये नेग्लिजेंस है कंपनी वालों की। ठीक है, वही सेम कहेंगे रेस्ट इप्सा लोक्यूटर, दैट इज थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, सामने देखने से पता चल रहा है। देन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ टैंक ऑन अ हाईवे, मान लो कि वो गिर गया, तेल गिर गया हाईवे पे, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि तेल जो है डिब्बा सही से बंद नहीं था या जो भी कुछ था, अगर वो स्पिल हुआ है तो इसी वजह से स्पिल हुआ है। दूसरी चीज क्या है, अ पेशेंट अवेकन्स फ्रॉम अ पोडेटरी प्रोसीजर विद टीथ मिसिंग, पोडेटरी प्रोसीजर होता है फीट से रिलेटेड, फीट का कुछ प्रोसीजर होता है डॉक्टर्स में ऑब्वियसली,
तो वो जो है, अब फीट का प्रोसीजर हो रहा था तो दांत कैसे मिसिंग हो सकता है, तो उसमें भी देखने में पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ जो है गलती हुई है या कुछ नेग्लिजेंस जो है कॉज किया है डॉक्टर्स ने अपने पार्ट पे। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी जो आपकी रेस इप्सा लोक्यूटर को के मतलब एग्जाम्पल में आप एज एन एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब यहाँ पर दोनों की गलती थी, आपके प्लेंटिफ की भी गलती है, डिफेंडेंट की भी गलती है। इट अकर्स व्हेन द प्लेंटिफ बाय हिज ओन नेग्लिजेंस, अपने खुद की गलती की वजह से, अपने ओन नेग्लिजेंस की वजह से कॉन्ट्रीब्यूट टू द डैमेज कॉज्ड टू हिम बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। मतलब गलती दोनों की है, बोथ ऑफ देम आर लाइबल, दोनों की गलती होती है, उसे हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक बंदा तो स्पीड में चला ही रहा था गाड़ी, ठीक है, दूसरा बंदा इंटॉक्सिकेटेड था, दारू पी के चला रहा था। अब ये चाहे प्लेंटिफ हो, इसको आप डिफेंडेंट मान लो, तो गलती तो दोनों की है ना। एक, आप इतनी स्पीड में आ रहे हो, नहीं अलाउड है इतना स्पीडिंग करना यहाँ पर, और दूसरी बात क्या है, आप जो है ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, तो दोनों ही अपने अपने पार्ट पर गलत है। दोनों ही की ड्यूटी थी यहाँ पर केयर करने की, बिल्कुल थी ना ड्यूटी एज अ सिटीजन, आपकी एज अ गुड सिटीजन आपकी ड्यूटी है इस चीज को ध्यान रखने की कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें एंड आप ड्रिंक ना करें, ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, मतलब ड्रिंक करनी है करो, लेकिन ड्रिंक करके ड्राइव ना करो। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी गलती है, दोनों की गलती है, इसीलिए हम इसे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कह रहे हैं। आप भी यहाँ पर सिर्फ डिफेंडेंट की गलती नहीं है, प्लेंटिफ ने भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है अपनी गलती में। यहाँ पर सिर्फ डिफेंडेंट की गलती नहीं है, प्लेंटिफ ने भी जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पर अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उससे रिलेटेड बात है। देन आगे बढ़ेंगे हम नर्वस शॉक की तरफ। नेग्लिजेंस हमारा कंप्लीट हुआ है, अब हम नर्वस शॉक को देखेंगे। नर्वस शॉक का क्या मीनिंग है? कंडक्ट कॉजिंग कोई मेंटल हार्म, कुछ ऐसा आपने किसी को बोल दिया कि मतलब उसका तो मतलब कुछ मेंटल एगनी हो गई उसको ऐसी चीज से, पहली चीज। दूसरी चीज, देयर मस्ट बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव इंटेंट टू कॉज साइकोलॉजिकल हार्म। या तो एक्चुअल इंटेंशन आपका होना चाहिए या कंस्ट्रक्टिव इंटेंशन आपका होना चाहिए कोई साइकोलॉजिकल हार्म उसको कॉज करने का। रिक्वायरमेंट्स यूज टू establish liability for nervous shock, ये कुछ requirements है। The claimant must perceive a shocking event with their own unaided sense, आईज या ईयर्स से, या तो उसने खुद देखा हो या तो उसने खुद सुना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी को किसी पर्सन को आपने ये बोला कि आपका ये करीबी पर्सन की डेथ हो गई है, तो हो सकता है कि ये सुन के उसको नर्वस शॉक लगे, जस्ट बिकॉज ये एक शॉकिंग इवेंट हो सकता है उस इंसान के लिए, बहुत ही उसका करीबी था उसकी, अगर आप ये कहो कि उसकी डेथ हो गई है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नर्वस शॉक। पहली चीज तो ये कोई शॉकिंग इवेंट। दूसरी चीज, द क्लेमेंट मस्ट हैव अ सफिशिएंटली प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप टू द विक्टिम, सफिशिएंटली प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में, अगर ऐसे ही आप इस बंदे को किसी और की डेथ के बारे में बताओगे तो उसको शॉक लगेगा क्या? नहीं लगेगा। शॉक उसको उसी इंसान की डेथ का लगेगा जिससे वो बहुत ज्यादा क्लोज था, जो जो उसका हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसी की डेथ का लगेगा। तो वो चीज होना जरूरी है नर्वस शॉक के लिए, नर्वस शॉक अगर आप क्लेम कर रहे हो तो। दूसरी चीज, इट मस्ट बी रीजनेबली फोर्सिएबल दैट साइकेट्रिक हार्म कुड बी कॉज टू सच पर्सन। ये आप फोर्स ही कर पाओ, ये आप एक तरीके से एंटिसिपेट कर पाओ कि इस पर्टिकुलर चीज से इसको दिक्कत होगी, इसको नर्वस शॉक होगा, ये अगर आप फोर्स ही कर पा रहे हो तो हम कहेंगे अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं तो नर्वस शॉक हुआ है। ठीक, ये था। अब देखो बोरेल वर्सेस यंग में the plaintiff women while getting out a herd of an accident, देख लो, tram car herd of an accident, ठीक है, but could not see the same as the view was obstructed by a tram car, लेकिन tram car क्योंकि उनके सामने खड़ी थी तो वो सही से देख नहीं पाई। In the accident which had occurred, a negligent motorcycle has been killed, इसमें जो एक negligent बंदा था जो मोटरसाइकिल चला रहा था, अपना ध्यान से नहीं चला रहा होगा जो भी था, तो उसकी जो है डेथ हो गई, वो ही वॉज किल्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट हैड बीन रिमूव्ड। जब जो है उसकी बॉडी हटाई गई, द वुमेन हैपन टू गो टू द सीन, तो वो वहां तक जा पाई ऑफ द एक्सीडेंट एंड सॉ द ब्लड ऑन द रोड, और ब्लड देखा उन्होंने रोड पे। एज अ रिजल्ट ऑफ द सेम शी सफर्ड नर्वस शॉक एंड गेव बर्थ टू अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड।
वो ब्लड देके, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर ब्लड वगैरह देख लें, अब यहाँ पर उसका उस बंदे से कोई मतलब नहीं था जिसकी मृत्यु हुई है, लेकिन उसने ब्लड देख लिया जिसकी वजह से वो उसको शॉक लगा, और ये शॉक लगा तो जिसकी वजह से जब मतलब वो प्रेग्नेंट थी महिला, तो उसने जो बर्थ दिया वो स्टिल बॉर्न चाइल्ड को दिया, यानी कि मरा हुआ बच्चा जिसे हम कहते हैं। ठीक है। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द डिसीज्ड कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फोरसी एनी इंजरी टू द प्लेंटिव एंड देयरफॉर ही डिड नॉट ओ एनी ड्यूटी ऑफ केयर टू हर। भाई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा कि डिसीज्ड को आप ये नहीं कह सकते कि उसने कोई, मतलब वो कैसे फोर्स ही करेगा कि इस तरीके की इंजरी जो है प्लेंटिव को हो जाएगी, है ना। कोई इसका कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशन, इसमें वही वाली बात है, देखो कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप तो नहीं था दोनों के बीच में कि इसको देखेगी तो ये बेहोश हो जाएगी, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो इस वजह से कोई भी ड्यूटी ऑफ केयर उसकी तरफ नहीं थी। अब यहाँ पर जो जो भी केस उन्होंने किया होगा, तो ऑब्वियसली जब उस मोटरसाइकिलिस्ट की डेथ हो गई होगी, तो उनका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होगा जो यहाँ पर केस वगैरह देखने आया होगा। पूरे फैक्ट्स चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना केस को समझने की जरूरत है कि कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप यहाँ नहीं था, कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप यहाँ नहीं था जिसकी वजह से कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं थी उस बंदे की, है ना। ही डिड नॉट ओ एनी ड्यूटी ऑफ केयर। बस यहाँ पर बात इतनी थी कि उसने ब्लड देखा, खून देखा रोड पर, और उसको जो है नर्वस शॉक हो गया जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया। ठीक है। अब बात आएगी न्यूसेंस की। न्यूसेंस मीनिंग क्या है न्यूसेंस की? न्यूसेंस का मतलब है अनलॉफुल इंटरफेरेंस। आप इंटरफेयर करते हो किसी दूसरे पर्सन के यूज में जो लैंड है या फिर जिसको वो एंजॉय कर रहा है, और सम राइट या फिर किसी राइट में आप इंटरफेयर करते हो। एक्ट्स इंटरफेयरिंग विद द कंफर्ट, हेल्थ और सेफ्टी। न्यूसेंस आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप घर पे बैठ के मस्त क्लास देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और सामने वाला मतलब आपका नेबर वगैरह में, नेबर आपके नेबरहुड में बहुत ज्यादा तेज एकदम लाउड म्यूजिक बज रहा है, तो इसको आप न्यूसेंस कह सकते हो। बिकॉज यू कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग इन योर हाउस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नॉइस, है ना। क्योंकि वो इतना ज़्यादा नॉइस फैला रहा है जिसकी वजह से आप कुछ भी, आप अपना सही से अपना लैंड एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, कंफर्ट नहीं मिल पा रहा है आपको। तो अगर आपके यहाँ पर आपका कंफर्ट से इंटरफेरेंस हो रही है, तो अगर इस तरीके का कुछ होता है तो इसको हम न्यूसेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, इंटरफेरेंस विद क्वाइट एंजॉयमेंट। आप क्वाइटली इंजॉय करना चाहते हो अपनी पढ़ाई, बट वो ऐसा करने नहीं दे रहा, वो इतनी तेज जो है गाने बजा रहा है। क्रिएटिंग स्मेल्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की स्मेल्स जो है नेबरहुड में छोड़ देना, लोकेलिटी में छोड़ देना, साउंड, पोल्यूशन और हैजार्ड दैट एक्सटेंड्स द बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब अपनी प्रॉपर्टी भी करो, आपको सुनाई दे, गाना सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप तक को सुनाई दे इतना धीमे सुनना है, इतना तेज नहीं सुनना है कि आगे अगल बगल जो है 3-4 मोहल्ले को सुनाई दे रहा है वो गाना। इनके कहने का ये मतलब है कि आपकी बाउंड्री में रहना चाहिए। अगर आप कुछ भी इस तरीके का काम कर रहे हो तो उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। प्राइवेट न्यूसेंस, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ अ लैंड। और पब्लिक न्यूसेंस का देखो, प्राइवेट न्यूसेंस जनरली सिविल होता है, अगर पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है तो ये क्राइम हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज को ये इफेक्ट कर रहा है, इस वजह से प्राइवेट न्यूसेंस सिविल होगा। ठीक है। जैसे हम अभी वही गाने वाला एग्जांपल जो दे रहे थे, खूब तेज म्यूजिक बज रहा है, तो ये एक सिविल, क्योंकि कुछ ही जरूरी नहीं कि एकदम पब्लिक एट लार्ज एकदम इफेक्ट हो रही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कुछ ही लोग अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो ऐसे में। ठीक है। अब देखो, राधे श्याम वर्सेस गुरुप्रसाद का ये केस है न्यूसेंस से रिलेटेड। इसमें प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट राधेश्याम। प्लेंटिफ ने राधेश्याम के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया एंड अदर्स फॉर अ परमानेंट इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन देम फ्रॉम इंस्टॉलिंग। यहाँ फॉर्म नहीं होगा, फ्रॉम इंस्टॉलिंग होगा। इंस्टॉलिंग एंड रनिंग अ फ्लोर मिल इन देयर प्रेमाइसेस। फ्लोर मिल जो होता है, आटा पीसने की जो चक्की होती है, वो मतलब रेजिडेंशियल एरिया में मना कर रहे थे कि आप जो है यहाँ पर मत वो करो। ठीक है। परमानेंट इंजंक्शन जो है उन्होंने ले लिया था। इट वॉज हेल्ड दैट सब्सटैंशियल एडिशन टू द नॉइस इन अ नॉइजी लोकेलिटी। ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा जो है नॉइजी लोकेलिटी थी, उसमें आप और एडिशन कर दे रहे हो ये इस तरीके का मिल चला करके, बाय द रनिंग ऑफ इनपंच्ड मशीन सीरियसली इंटरफेयर्ड विद द फिजिकल कंफर्ट ऑफ द प्लेंटिव्स। तो यहाँ पर सीरियसली ये चीज इंटरफेयर कर रही है भाई। अब आप खुद सोचो, ऑलरेडी मतलब ऐसा इमेजिन करके देखो, आपका घर रोड पर है, ठीक है, ऑलरेडी कई सारी गाड़ियां वहां से आती जाती गुजरती रहती है, उसमें से किसी बंदे ने वहां पर एक फ्लोर मिल भी चालू कर दी उसी प्रेमाइसिस में, तो सोचो और नॉइज कितनी बढ़ गई। तो ये इस तरीके की नॉइज जब एक नॉइजी सोसाइटी में, एक नॉइजी लोकेलिटी में और ज्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हम कहेंगे होगा प्लेंटिव्स को, एंड एज सच इट अमाउंटेड टू न्यूसेंस। और ये न्यूसेंस को अमाउंट किया, साफ साफ कर रहा है। एंड द प्लेंटिव्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंजंक्शन अगेंस्ट द
डिफेंडेंट। इसीलिए प्लेंटिफ को यहाँ पर इस केस में इंजंक्शन मिला डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट, परमानेंट इंजंक्शन मिला कि आप भाई यहाँ पर अपना जो है चक्की चलाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद डिफेमेशन। डिफेमेशन का क्या मतलब है? इंजरी टू अनदर्स पर्सन्स रेपुटेशन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन है, किसी की रेपुटेशन को हार्म करना। माइंड यू, डिफेमेशन कभी भी दो लोगों के बीच में नहीं हो सकता। डिफेमेशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि कई सारे लोगों के सामने ना हुआ हो, कई सारे लोगों के सामने आपकी रेपुटेशन हार्म ना हुई हो। देखो, रेपुटेशन आपकी पब्लिक में होती है, ठीक है। रेपुटेशन किसी एक इंसान, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को, या कोई भी बंदा, टीचर स्टूडेंट का मत ही लो एग्जाम्पल, कोई भी ए पर्सन अगर एक्स पर्सन को कॉल पे कुछ कह रहा है या सामने से अगर कुछ बोल रहा है, तो सिर्फ दो लोग हैं, ये लोग एक रूम में हैं, कुछ भी इसको बोल रहा है जो इसको हो सकता है बुरा लगे, इसको ऐसा लगे कि इसको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स जाकर के केस फाइल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये किसी के सामने नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ये दोनों रूम में है, ठीक है। रेप्यूटेशन हमेशा किसी भी इंसान की जो रेप्यूटेशन होती है वो किसी थर्ड पर्सन के सामने होती है, किसी तीसरे इंसान के सामने होती है, या कई लोगों के बीच में होती है, पब्लिक के बीच में किसी की रेपुटेशन होती है। आपस में अगर दो लोग हो तो बेइज्जती अगर किसी ने कर भी दिया, डिफेम अगर कर भी दिया, तो आप यहाँ पर केस लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि किसी ने सुना नहीं, ना ही किसी ने पढ़ा, ठीक। इंजरी टू अनदर पर्सन्स रेपुटेशन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, ये डिफेमेशन का मतलब है। इसेंशियल्स क्या है? स्टेटमेंट डिफेमेटरी होना चाहिए, स्टेटमेंट प्लेंटिफ को रेफर करना चाहिए, और स्टेटमेंट पब्लिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिश का मतलब है जग जाहिर होना जरूरी है। यहाँ पब्लिश का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि न्यूज़पेपर में निकलना जरूरी है ना, पब्लिश का मतलब जग जाहिर होना जरूरी है। यही मैंने आपको समझाया कि अगर सिर्फ दो लोगों के बीच में आपस में कुछ बात हुई है, उनको लग गया कि डिफेमेशन हुआ है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता काम, ठीक है। यहाँ पर ये चीज जग जाहिर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात याद रखिए, ठीक है। पब्लिक में आना किसी भी चीज को जरूरी है डिफेमेशन बनने के लिए। दो तरीके के डिफेमेशन होते हैं, एक होता है स्पोकन बाय वर्ड्स, और दूसरा होता है परमानेंट फॉर्म, यानी कि राइटिंग या प्रिंटिंग। स्लैंडर स्पोकन बाय वर्ड्स और जेस्चर, मतलब बोल के, जिसको आप सुन सकते हो कानों से, और ये लिख के मतलब पढ़ सकते हो, ऐसा परमानेंट फॉर्म में, राइटिंग या प्रिंटिंग। दो तरीके के होते हैं, स्लैंडर एंड लिबल। लिबल लाइबल जो भी आपको बोलना हो बोल सकते हो। ये हो गया हमारा डिफेमेशन कॉन्सेप्ट। अब हमारा क्या बच रहा है? ट्रेसपास और लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला चैप्टर बच रहा है। अब देखो ट्रेसपास क्या है? मीनिंग अ डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिफ्स पोजेशन ऑफ लैंड थ्रू सम मटेरियल और अ टैंजिबल ऑब्जेक्ट। आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हो किसी दूसरे की लैंड पे, उसकी परमिशन के बिना। अगर किसी बंदे की परमिशन के बिना आप उसके घर में ऐसे ही घुस जाते हो अनलॉफुल तरीके से, फिजिकली आप इंटरफेयर करते हो, तो वहां पे ट्रेसपास का केस कर सकता है। देखो, बैटरी, सबसे पहला ट्रेसपास बैटरी, यूज ऑफ फोर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। आप फोर्स तो यूज कर रहे हो लेकिन कोई जस्टिफाई नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसका। दूसरा असॉल्ट, रीजनेबल एप्रीहेंशन टू हार्म प्लेंटिफ। आप उसको एप्रीहेंड कर रहे हो, डरा रहे हो कि आप जो है हार्म कर दोगे, है ना, कि प्लेंटिफ को हार्म पहुंच जाएगा कुछ ना कुछ। तीसरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, टोटल रिस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी ऑफ अ पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। आपने टोटली किसी को जो है ऐसे रिस्ट्रेन करके रख लिया, कहीं पर बंद कर दिया है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। ये तीन तरीके के ट्रेसपास होते हैं। सबसे पहला क्या? बैटरी, आपने फोर्स का यूज किया है बगैर किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। असॉल्ट क्या है? रीजनेबल, आप जो है डरा रहे हो उसको कि आप जो है उसको कुछ हार्म कॉज कर दोगे। असॉल्ट का मतलब यही होता है, सिर्फ ऐसा डराना कि आप हार्म कॉज कर दोगे। अभी आपने हार्म कॉज किया नहीं है लेकिन कर दोगे, ऐसा आप उसको डरा रहे हो। तीसरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, आपने जो है टोटल रिस्ट्रेंट लगा दिया, वो पर्सन कहीं आ जा नहीं पा रहा है, उसकी लिबर्टी पे रिस्ट्रेंट लगा दिया गया है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। तो ये तीन तरीके के ट्रेसपास होते हैं, बैटरी, असॉल्ट एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। देन लाइबिलिटी, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जनरल डिफेंसेस के बाद आपका टॉट का। तीन तरीके की लाइबिलिटी होती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बेस्ड ऑन फॉल्ट भी एक चीज होती है जिसमें पर्सन इज लाइबल ओनली फॉर द हार्म कॉज्ड बाय हिम ड्यू टू हिज ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी।
यहाँ पर उसकी गलती होती है, वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए लाइबल होता है जो चीज़ उसने, जो पर्टिकुलर हार्म उसने कॉज किया है, क्योंकि उसने अपनी लीगल ड्यूटी नहीं निभाई, अपनी लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया है। ठीक है, अब देखो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, थोड़ा सा ध्यान से, अब यहाँ से थोड़ी देर की क्लास बची है, बहुत ज़्यादा देर की क्लास नहीं बची, थोड़ा सा ध्यान से हम इस बात को समझेंगे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। इवन इफ द डिफेंडेंट वॉज नॉट नेग्लिजेंट, भले ही डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं था, मतलब उसने अपना केयर वगैरह ली हुई थी और इंटेंशनली भी उसने कोई हार्म वगैरह कॉज नहीं किया, और ही वॉज इंडीड केयरफुल, वो बिल्कुल केयरफुल था। मैंने आपको कहा ना, नेग्लिजेंट नहीं होने का मतलब ही यही था कि आप केयरफुल थे। येट ही इज मेड लाइबल फॉर द डैमेज कॉज्ड अंडर दिस रूल, फिर भी उसको जो है इस पर्टिकुलर चीज के लिए लाइबल किया, किसी कोई कुछ भी अगर डैमेज हुआ है तो उसको लाइबल किया जा सकता है। देखिए मेरी बात समझिए, दो तरीके की शब्द यूज होते हैं। डैमेज का मतलब होता है कि कोई दिक्कत हुई है किसी को, ठीक है, और डैमेजेस का मतलब होता है कि कुछ पे करना है। कोर्ट ने बोला है डैमेजेस पे करने के लिए, डैमेजेस एस लगा होगा उसमें हमेशा, मॉनेटरी फॉर्म में कुछ देने को बोला है आपको, है ना। तो ये दो तरीके का डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। ठीक, फिर से एक बार, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? पर्सन नेग्लिजेंट नहीं था, डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं था अपने पार्ट पर, उसने इंटेंशनली कोई हार्म कॉज नहीं किया, वो पूरा एकदम केयरफुल था, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ तो उसको जो है डैमेज पे, उसको जो है जो भी कुछ डैमेज जो भी कुछ डैमेज हुआ है उसके लिए वो लाइबल होगा। ठीक है, तीन एसेंशियल्स हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को स्टैब्लिश करना है तो ये तीनों चीज फुलफिल होनी चाहिए। पहला क्या? अ पर्सन हिज लैंड मस्ट हैव हिज लैंड मस्ट हैव ब्रॉट सम डेंजरस थिंग, उस जो है अपनी लैंड पे उसने कोई ऐसी बहुत ही खतरनाक चीज वो लेकर के आया हो। जैसे मान लो कि अपने अगर लैंड पर कोई शेर लेकर के आ गया, तो ये एक मतलब खतर डेंजरस चीज है। दूसरी चीज, वो वहां पर शेर लेकर के आया है और वो एस्केप कर जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई बंदा अगर लायन लेकर के आया है अपने लैंड पर, और वो ये जो लायन है उसने तो बोला मैं सही से रखूंगा, बांध के रखूंगा, ये करके रखूंगा, लेकिन ये क्या करता है, ये लायन जो है ये एस्केप कर जाता है वहां से, उसके लैंड से, और कोई डैमेज कॉज कर देता है। तो अब यहाँ पर उसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उसके ऊपर बनेगी, क्योंकि तुम खुद बताओ, ये इस तरीके की डेंजरस चीज, डेंजरस एनिमल अगर आप लेकर के आ रहे हो, पेट की तरह आप उसे पाल रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर वो एस्केप किया तो डैमेज करेगा, ये बात तो आपको पता थी। तो इतनी ही बात बस काफी होती है। आपने इंटेंशनली, भले ही आपने इंटेंशनली ना किया हो, किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश ना करी हो, बट अगर ऐसा हुआ है तो आपको जो है आप लाइबल होगी। ठीक, तो पर्सन जो है अपने अपने लैंड पर कोई डेंजरस चीज लेकर के आया हो, नॉन नेचुरल यूज किया हो। अब कोई भी बंदा, नॉर्मल इंसान, प्रूडेंट पर्सन अगर होगा तो अपने जो है लैंड पर लायन नहीं लेकर के आएगा। एग्जाम्पल के लिए बस बता रही हूँ, अभी हमारे पास केस है इससे रिलेटेड। ठीक है, कोई भी बंदा अगर होगा तो अपने जो है लैंड पर लायन लेकर के, शेर लेकर के नहीं घूमेगा। तीसरी बात, द थिंग दस ब्रॉट और केप्ट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड, जो भी लेकर के वो आया है वो एस्केप करना जरूरी है। अगर वो उसी की लैंड पर है, कोई डैमेज वगैरह कॉज नहीं हुआ है, तो फिर कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ही दिक्कत होगी? अगर कोई डैमेज कॉज नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एस्केप हुआ है और कुछ डैमेज वगैरह कॉज हो गया है तो फिर बड़ी दिक्कत है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लग जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक केस देखेंगे, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का। कभी ना कभी तो लॉ पढ़ना शुरू किया है तो इस केस का नाम सुना होगा, अगर टॉट एक बार भी पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो आज सुन लो। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, the landmark case of strict liability. It talks about defendant constructed a huge reservoir. उसने क्या किया? डिफेंडेंट ने एक ह्यूज रेजरवायर अपने लैंड पर कंस्ट्रक्ट किया, जिससे जो है उसकी मिल में पानी जाता था। द डिफेंडेंट वॉज नॉट अवेयर दैट जस्ट नेक्स्ट टू हिज रेजरवायर, जो भी रेजरवायर था उसके बगल में, उसने मतलब उसको ये बात नहीं पता थी कि कोई अनयूज्ड माइन शाफ्ट्स हैं बगल में। ठीक है, मतलब उसके नेबर ने जो है माइन शाफ्ट्स लगा रखे हैं। The water burst through the reservoir into the shaft and flooded the plaintiff's coal mines in the adjoining land. और जो बिल्कुल इससे लगी हुई जो लैंड थी, डिफेंडेंट से लगी हुई जो प्लेंटिफ की लैंड थी, वो पूरा जो है सब पूरा पानी पानी कर दिया प्लेंटिफ की कोल माइन को। कोर्ट हैड हेल्ड डिफेंडेंट लाइबल, कोर्ट ने डिफेंडेंट को लाइबल करा, बिकॉज इफ अ पर्सन brings a potentially different dangerous thing on his land। अब ये reservoir इतना बड़ा एक डेंजरस चीज है लैंड पे, आप उसको लेकर के आए हो, एंड इफ सच थिंग एस्केप्स
और ये एस्केप भी कर रही है भाई, उसका पानी निकल करके जो है गया प्लेंटिफ के शाफ्ट में, ठीक है। तो ये एस्केप भी किया। इफ अ पर्सन ब्रिंग्स अ पोटेंशियली डेंजरस थिंग ऑन हिज लैंड एंड इफ सच थिंग एस्केप्स एंड कॉज डैमेजेस देन सच पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल इवन इफ ही वाज नॉट नेग्लिजेंट। यहाँ पर ये जो डिफेंडेंट है भले ही नेग्लिजेंट नहीं था अपने पार्ट पर, बट आप इतनी डेंजरस चीज क्या फुलफिल हुआ, आप इतनी डेंजरस चीज यहाँ पर लेकर के आए हो, ठीक है, और वो एस्केप भी करी है, आपके जो है जगह से एस्केप भी करी है, और ये रेजर्वायर मतलब एक बहुत ही नॉन नेचुरल यूज है आपके उसका लैंड का, नॉन नेचुरल यूज होना भी जरूरी है। तीनों चीजें यहाँ पर फुलफिल कर रही हैं, इस वजह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लग गया, ठीक है। इस वजह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लग गया। यहाँ पर मुझे लगता है कोई एक चीज है जो कि 2 बार हो गई है, तो इफ सच थिंग इफ अ पर्सन ब्रिंग्स अ पोटेंशियली डिफरेंट डेंजरस, देख लेना एक बार इसमें यहाँ पर क्या 2 बार है, उसको मतलब मत लिखना। तो क्या कहा यहाँ से हमें क्या पता चला कि भले ही डिफेंडेंट नेग्लिजेंट ना हो, अगर इस तरीके का कोई काम हुआ है, इस तरीके से अगर आपके आपके लैंड से कोई चीज एस्केप हुई है एंड विच इज अ डेंजरस थिंग, जो कि लॉस कॉज कर सकती है, डैमेज कॉज कर सकती है, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी, भले ही आप अपने पार्ट पे बिल्कुल एकदम केयरफुल थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सेप्शंस हैं, बट एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस है? सबसे पहले एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ गॉड का, है ना, एक्ट ऑफ गॉड था, एक्ट ऑफ गॉड हुआ था। जैसे मान लो यही रिजर्वायर वाला ले लो, अगर मान लो जैसे बहुत ज़्यादा पानी वगैरह वैसे ही भर जाता, तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं था, अर्थक्वेक वगैरह आ जाता, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। प्लेंटिफ की कंसेंट से हुआ है, अगर प्लेंटिफ की कंसेंट थी तो भी जो है एक्सेप्शन मिल जाएगा। प्लेंटिफ की खुद की गलती थी तो भी एक्सेप्शन मिल जाएगा। कोई किसी थर्ड पार्टी का एक्ट था, यानी कि ना ही डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं थी, प्लेंटिफ की भी कोई गलती नहीं थी, किसी तीसरे जेड पर्सन की गलती थी, तो यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सॉरी एक्सेप्शन, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का जो है वो एक्सेप्शन मिलता है, डिफेंस मिलता है। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने अगर कोई काम करने को कहा था, कोई किसी एक्ट में स्टैट्यूट में अगर कोई काम लिखा हुआ है और उस बंदे ने सिर्फ उतना ही किया, यानी कि डिफेंडेंट ने सिर्फ उतना ही किया है जितना कि उस स्टैट्यूट या एक्ट में लिखा हुआ था, तो ये भी एक डिफेंस हो सकता है, वही जैसे अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। देखो, देयर आर नो डिफेंसेस इन दिस। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई भी डिफेंसेस नहीं होते हैं, आपकी लाइबिलिटी एकदम एब्सोल्यूट होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इन इफेक्ट देर आर एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूजेस फॉर द हार्म कॉज। जो भी कुछ हार्म कॉज हुआ है उसका कोई भी आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि इस वजह से हुआ, नहीं इस वजह से हुआ। जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे थे, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में तो फिर भी कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। इसका एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी का, ठीक है। चलो सबसे पहले ये देखते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। दिस केस डेल्ट विद द लीकेज ऑफ पॉइजनस ओलियम गैस फ्रॉम वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ श्रीराम इंडस्ट्रीज इन दिल्ली, ठीक है। एज अ रिजल्ट ओलियम गैस जो है यहाँ से लीक कर गई थी, एज अ रिजल्ट फॉर विच सेवरल पीपल वर इंजर्ड, जिससे जो है कई लोगों को इंजरी वगैरह हुई। द कोर्ट हेल्ड दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैक ऑफ नेग्लिजेंस और इंटेंशन, कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, कोई इंटेंशन भी नहीं था, द डिफेंडेंट वाज एब्सोल्युटली लाइबल फॉर द हार्म कॉज। ये एब्सोल्युटली लाइबल होंगे जो भी हार्म कॉज हुआ है उसके लिए, ठीक है, absolutely liable for the harm caused. They said that in this rule of absolute liability there are no defenses available as in strict liability rule. जिस तरीके से strict liability में कुछ defenses आपको मिल जाते हैं, वैसा absolute liability में नहीं है। वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा serious harm cause होता है, यहाँ पर लोगों की जानें चली गई थी। तो ये जो सीरियस हार्म जो कॉज हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंटेंशन था या आप नेग्लिजेंट थे, नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप थे नहीं थे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी आप पर फिर भी बनेगी। द कोर्ट सेड द पर्सन हु कैरीज ऑन सच एक्सट्रीमली डेंजरस एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हार्म दैट मे फ्लो फ्रॉम सच एक्टिविटी। इतनी डेंजरस एक्टिविटी जहाँ कहीं हो रही हो, ये ओलियम गैस वगैरह ये सब इतनी पॉइजनस है, अगर ये सारी चीजें अगर आपकी इंडस्ट्री में हैं, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका ध्यान रखो और वो किसी भी तरीके से कैसे भी लीक ना हो, और अगर वो हुई है तो आपकी पूरी लाइबिलिटी बनेगी वहां पर। ये एमसी मेहता के केस में कहा गया। एंड देन द केस भोपाल गैस लीक केस, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
The Bhopal gas tragedy is till date the world's worst industrial disaster. सबसे worst industrial disaster यही है भोपाल गैस ट्रेजेडी का। कितने लोगों की डेथ हुई और अभी तक जो है वहां पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ये जो गैस वहां पर लीक हुई थी। It occurred in December of 1984 at Bhopal in Madhya Pradesh. The tragedy was a result of leak of methyl isocyanide gas from the Union Carbide India Limited plant, विच मैन्युफैक्चर्ड पेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करते थे। एक मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस थी जो इनके यहाँ से लीक कर गई थी। ऑन द नाइट ऑफ December 2 और 3 1982 and 3 to 1984 there was a leak of the MIC gas, that is methyl isocyanide, all around the city of Bhopal. People were exposed to this gas. पूरे जो है जितना भी भोपाल पूरी सिटी में ये गैस फैल गई थी। एंड द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ इनहेलिंग द गैस वर कफिंग। जैसे आप उसको इनहेल करें, सांस भी अगर आप ले रहे हो तो वहां पर कफिंग, वॉमिटिंग, सीवियर eye irritation and feeling of suffocation. इतना ज्यादा thousands of people died, like literally thousands of people died. The court applying the principle of absolute liability held the company liable. उन्होंने absolute liability का कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप negligent थे, आपने intentionally किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, and ordered it to pay exemplary compensation। पता है कोर्ट कितना भी कॉम्पनसेशन लगा सकती है, कितना भी। सोचो कि कितने लोग यहाँ पर खत्म हुए थे, कितने लोगों की डेथ हुई थी, तो विक्टिम्स को कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ा होगा, एंड देयर एम्प्लॉयज, और उनके एम्प्लॉयज को भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास है वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय अदर पर्सन। एक्ट इस पर्सन ने किया लेकिन लाइबल ये पर्सन होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन इनका ऐसा है, मास्टर सर्वेंट है। यहाँ पे ये सर्वेंट है, ये मास्टर है। अगर सर्वेंट ने कोई ऐसा एक्ट किया है विच वॉज ऑथोराइज्ड बाय द मास्टर, और अगर कोई गलती कुछ दिक्कत यहाँ पर हो जाती है तो सर्वेंट लाइबल नहीं होगा, सर्वेंट की जगह मास्टर लाइबल हो गए। सॉरी, दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है ये। क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर्सी, इट दिस मीन्स वन हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। मास्टर अपना कोई भी काम अगर सर्वेंट से करवाता है तो माना जाएगा कि ये मास्टर ने खुद किया है, ना कि सर्वेंट। यहाँ पर लिखा है कि जो भी अपना एक्ट किसी दूसरे के थ्रू कराता है माना जाएगा कि उसने एक्ट अपना खुद किया है। रिस्पोंडेंट सुपीरियर मींस द लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। इसमें भी आप मास्टर सर्वेंट का एग्जांपल ले सकते हो कि भाई सर्वेंट ने, हम कह रहे हैं नौकर ने काम किया है लेकिन प्रिंसिपल तो आप हो, तो प्रिंसिपल यहाँ पर लाइबल होगा, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, और ये आपका लास्ट स्लाइड है इस पर्टिकुलर पीडीएफ की, और हमारा लॉ ऑफ डॉट्स यहाँ पर खत्म होता है। जो भी प्राइम कॉन्सेप्ट से लॉ ऑफ डॉट के वो सभी मैंने आपको लगभग समझा दिए हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी कहीं से दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसका लॉन्ग फॉर्मेट भी देखते हो, मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स टाइप में आपको समझाया, अगर आप इसका लॉन्ग फॉर्मेट भी देखते हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब इसेंशियल एलिमेंट्स पहले देख लेते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स में लीगल रिलेशनशिप जरूरी है, किसके बीच में? मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो सकता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट पार्टनर्स हो सकते हैं। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए ये काम। अब ये नहीं कि वो बंदा सर्वेंट जो है मान लो नौकरी छोड़ करके चला गया है, और ये नौकरी छोड़ के गया फिर इसने जाकर कुछ ऐसा काम किया है, तो फिर वहां पे मास्टर थोड़ा लायबल होगा। क्यों? क्योंकि वो नौकरी छोड़ के चला गया था। अब नौकरी जब वो छोड़ करके चला गया तो कोई भी ऐसा ऑथराइज्ड एक्ट तो दिया नहीं होगा उसने करने के लिए, वो चीज है। ठीक है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए मास्टर हैज डायरेक्टली ऑथराइज द एक्ट टू द सर्वेंट। मास्टर ने डायरेक्टली कहा हो कि तुम्हें ये काम करना है, और वो करते हुए अगर कुछ हो जाता है तो ऐसे में वाइकेरियस लायबिलिटी होगी, पहली बार। दूसरी चीज, एक्ट comes within a group of acts that the master impliedly requires the servant to perform। impliedly भी अगर मास्टर कुछ चाह रहा है कि सर्वेंट ये करे तो वो भी इसमें आएगा। एन ऑथराइज्ड एक्ट डन रॉन्गली, ऑथराइज्ड एक्ट आपने गलत तरीके से किया है तो भी जो है मास्टर ही लाइबल होगा। जैसे मान लीजिए ड्राइवर का वो ले लीजिए आप, ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चलाते अगर इसने गाड़ी ठोक दी तो कभी भी ड्राइवर लाइबल नहीं होता, जो इस कार का ओनर होता है वो लाइबल होता है। गाड़ी उसकी थी क्योंकि, ठीक है, ये इसके लिए काम कर रहा है इस वजह से। केयरलेसनेस ऑफ सर्वेंट व्हाइल डूइंग एक्ट अंडर अपेरेंट अथॉरिटी। सर्वेंट ने अगर कुछ केयरलेसनेस दिखाई है कोई भी काम करते हुए, जब वो मास्टर की अथॉरिटी पे काम कर रहा है, तो भी जो है वाइकेरियस लाइबिलिटी मास्टर की बनती है, क्योंकि आपने उसको ऑथराइज किया है कोई काम करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स
के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट वगैरह लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। सौम्या सिंह नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, मैं दोबारा क्यों लिख रही हूँ, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप इस पे जाकर के पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैं इसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश करी है कि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाना, कोई डाउट ना रह जाए आपके दिमाग में, ताकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अब अगर आप इसको आप किसी बुक से भी पढ़ते हो तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है, ठीक है। सो आई होप यू रियली इंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।